नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस वैसे हैं जैसे जिन क्वेश्चंस पे ज़्यादातर बच्चे जो है कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं। तो इसका वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि गणित के संदर्भ में पूछा जाता है कि मैथ की जो है प्रकृति और संरचना में किस तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है। तो देखिए, गणित जो है एक क्रमबद्ध व्यवस्था के तहत चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी के बाद कुछ भी कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक थ्योरी है। थ्योरी का जो है एक पोर्शन है, बाकायदा स्टेप वाइज जो है सॉल्यूशन आप देते हैं। तो क्रमबद्ध व्यवस्था के तहत जो है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये तो व्यवस्था गलत हो गया है यहाँ पे। इसमें जो है भाषा असांकेतिक है, नहीं बल्कि इसकी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। रसहीन है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना। इसका जो सही आंसर है वो है गणित मूलतः अमूर्त विषय है, मूर्त नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आंसर डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस बात पर जो है टीचर को ध्यान नहीं देना चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो या फिर मानसिक शक्तियों का विकास हो, एक ही विधि से सभी बच्चों का पढ़ाना और गलतियों को सीखने का अवसर मानना। तो देखिए, किस बात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए ये बताया गया है। तो यहाँ पे है एक ही विधि से सभी बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक, एक तरीके से ये कथन गलत है, कथन ही गलत है। क्यों भाई? देखिए, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। समावेशी क्लासरूम होती है जहाँ पे विविध जो है बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, विविध विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। अब भैया, अगर वो आवश्यकता वाले बच्चों को अगर हम एक ही विधि से सबको एक ही विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हुए अपने क्लासरूम में जो है किसी भी टॉपिक को समझाते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे सी सही जवाब होगा। एक विक्रेता जो कि 60 रुपए में 12 केले खरीदता है और 32 रुपए में 5 केले बेच देता है, लाभ का परसेंटेज बताना है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि इतने में इतना खरीद रहा है फिर इतने में इतना बेच दे रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। जो पहली वैल्यू दिखे 60 में से 12, तो 60 और 12 ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, 32 और 5। ठीक, इसके बाद इनके बीच में जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। जो पहला वाला है 60 इंटू 5 56 इसको कॉस्ट प्राइस ले लेंगे। पहले जो है खरीदता है ना, और यहाँ बेचता है। ये कॉस्ट प्राइस था और ये बेचने वाला था। हम इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बदल देंगे। 56 कॉस्ट प्राइस 300 हो गया और 12 दुनाई 24 और 12 तिया 36 38। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे 384 हो गया। ठीक, तो और हमें लाभ का परसेंटेज निकालना है। तो हम सभी को पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंसेस है 84 बटे कॉस्ट प्राइस मतलब 300 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, 3 दुनाई 6 और 8 तीर का 24। तो यहाँ पे 28 आंसर होगा, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत भूलना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा 5 पाई बटे 4 रेडियन जो है कितने डिग्री में है। ठीक है, तो रेडियन वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। बस उसी को हमें पुट कर देना है। ठीक है, चार चौको 16 4 पंचे 20, 5 इंटू 45 225। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए, है ना, तो भैया हम यूज करेंगे यहाँ पे सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर क्या है, आप बहुत तेजी तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण और परियोजना, इन जो है मतलब योजनाओं का हम उपयोग किया जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। देखिए वैज्ञानिक विषय है विज्ञान, इसमें जो भी कुछ दिया जाता है साइंस में जिस तरीके के फॉर्मूला होते हैं, थ्योरीज होती है, जिस तरीके का यह विषय है, ठीक है, वही जो है चीजें आपको गणित में भी देखने को मिलती हैं। इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन सी, मैथ्स। ठीक है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानापयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। अब वो क्या है, तो देखिए इस अति महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान का उपयोग संबंधित जो है व्यवहारगत परिवर्तन होता है। वो क्या है, तो सातवें का देखिए, वो परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि या सूत्र का चयन करना। ठीक है, ये तो तुरंत ही गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक सही तरीका सम्मिलित होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए जो एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 मानती है कि गणित में, मैथ में चिंतन और तर्क करने का जो है एक तरीका सम्मिलित होता है। तो ये देखिए आंसर हो गया यहाँ पे बी। जिन लोगों ने आंसर बी जो है समझा है वो सभी सही होंगे। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ठीक है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डॉट डॉट से शुरुआत कर सकता है। तो भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए टीचर क्या कर सकता है, भाई यही कर सकता है कि उसके आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों की पहचान करना, एक के जो है 4 भाग काट देना, ऐसे कर सकते हैं, है ना। पेपर लेकर के उसको जो है फोल्ड करना सिखाना, इस तरीके से हम चीज़ें एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी, उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। कथन यहाँ पे सत्य ढूंढना है, सही ढूंढना है। ठीक है, तो ये केवल बोल रहा है केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है क्या मैथ, या फिर आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो ये जेंडर बायस्ड है, मतलब एक विशेष जो है जेंडर के प्रति आप इस तरीके की सोच रखते हैं, तो ये जेंडर बायस्ड हो गया। छात्रों की सोच को प्रोत्साहित करें, तो भैया गणित सीखने के लिए बच्चों की सोच को प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है। उनके प्रति जो है मोटिवेशन होना चाहिए कि मैथ एक सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट होता है ना, बहुत थोड़ा सा जो है हम चीज़ें को तर्क करके जो है एक क्रमबद्ध रूप में अगर सॉल्व करेंगे तो चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, और डेली दिनचर्या में जो है मैथ्स के कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो देखिए दुकानदार साहब का हिसाब लगाते समय, यहाँ पे भाई दुकानदार अगर सामान का हिसाब लगा रहा है तो वहाँ पे गणित का प्रयोग हो रहा होगा, कैलकुलेशन हो रही होगी। इंजीनियर भवन का नक्शा बनाते समय, तो इंजीनियर जो होता है वो कि आर्किटेक्ट भवन का नक्शा बनाते हुए जो है कि भाई रूम की चौड़ाई लंबाई क्या होनी चाहिए, है ना, ये कितनी दूर में होना चाहिए, बाथरूम कितना छोटा बड़ा होना चाहिए, इस तरीके के। शिक्षक कक्षा में कविता सुनाते, कविता का संबंध गणित से नहीं है बिल्कुल, तो आंसर यहाँ पे सी है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सबसे उपयुक्त जो है उपाय क्या है। तो अगर बच्चों की
शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाना है तो उनका करना होगा आपको मूल्यांकन, है ना। तो आंसर हो गया बी। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चल पाता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं और उन्हीं कमियों को फिर दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो मूल्यांकन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। मूल्यांकन इसीलिए करना होता है क्योंकि कमियों का पता लगाना होता है, फिर उस कमियों को दूर करना होता है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैन हीले सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। एक बात याद रखना, वैन हीले जैसे सीडीपी में जो है, सीडीपी में पियाजे हो या फिर कोहलबर्ग हो, इस तरीके के जो मनोवैज्ञानिक के प्रश्न आते हैं, वैसे वैन हीले का भी आपको मैथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने इसका कंप्लीट नोट्स दिया है आपको, बहुत सरल भाषा में जो है नोट्स प्रोवाइड किया है। अच्छे से उसको याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, कोई भी चीज़ अगर नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता है तो मांगने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। भले ही आप चाहे ना पढ़ें, लेकिन फिर भी आपको जैसे वैन हिले अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तो लिंक उसका मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वैन हिले का सिद्धांत आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये स्तर जो है क्रमिक होते हैं, विद्यार्थी प्रयास से स्तर छोड़ सकते हैं। देखिए, कुछ 5 स्तर बताए गए हैं और प्रत्येक स्तर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि स्तरों को छोड़ दें। तो यहाँ पे जो सही आंसर मतलब जो गलत है यहाँ पे कथन, वो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो गया। स्तरों को हम छोड़ नहीं सकते, प्रत्येक स्तर की अपनी भाषा होती है और ज्यामितीय वैन हिले ने ज्यामितीय अवधारणाओं की समझ पूर्ववर्ती स्तर पर निर्भर करती है। तो ज्योमेट्री कैसे बच्चों को समझ में आए, आसान तरीके से कैसे समझ पाए, इसके बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, है ना। और इसमें यही बताया था कि भैया हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें जो ये पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिए, तो ज्यामितीय अवधारणाओं की समझ जो है पूर्ववर्ती स्तर पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे दिमाग में बिठाए रखना। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में जो है ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, तो किसी के अंदर इंटरेस्ट जगाना है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तो मोटिवेशन द्वारा जो है हम प्रेरणा द्वारा वेशन द्वारा जो है उसको दूर किया जा सकता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो देखिए, यहाँ पे बता रहा है संख्याओं और परिकलन के बारे में, तो इसका मतलब है कि वो मैथमेटिकल अक्षमता को दर्शाता होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी, डिसकैलकुलिया। ये शब्द बिल्कुल मत भूलिएगा। डिसग्राफिया जो होता है, यहाँ पे बच्चा साफ सुथरा लिखने में नहीं उसको दिक्कत होती है, कुछ शब्दों को वो बी को डी लिख सकता है ना, है ना, डब्लू को एम लिख सकता है, इस तरीके कुछ शब्दों का दोहरा ये करता है। लेखन विकार होता है डिसग्राफिया और पठन विकार होता है डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया होता है वो गणितीय अक्षमता होती है, मतलब बच्चा जो है गणित की गणनाओं को समझ नहीं पाता है। ठीक है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण क्या है। यहां पे बताया जा रहा है उपकरण के बारे में, तो बेहतर सबसे उपकरण होगा इन 4 ऑप्शंस में जियो बोर्ड। जियो बोर्ड होता है एक ऐसा लकड़ी का एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कीलियां लगी होंगी, ऐसे ऐसे पिंस होती है, और फिर हम इसमें रस्सी, धागा, बैंडेज, गेटिस, रबड़, इन सब का प्रयोग करते हुए हम बच्चों को आकृतियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, अच्छे से तैयार कर लेना। अगर स्थानीय मान के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो देखिए संख्या दी गई 63606 और 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 6 का स्थान है 6, इकाई है, स्थान में यूनिट वैल्यू है। फिर ये 6 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसके आगे जितने भी हैं संख्या उसके उतना ही 0। फिर ये कितना है, ये 6, फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 60,000, और यहाँ पे पूछ रहा है उसका योगफल, तो हम सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। 3600 के कितने गुणनखंड हैं। अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। गुणनखंड के बारे में अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं, इस संख्या को
यूनिट संख्या में तोड़ लीजिए, मतलब प्राइम संख्या में तोड़ना है। प्राइम संख्या वो संख्या होती है जिसका कोई और डिवीजन नहीं किया जा सकता, ऐसा। तो 2 से इसको तोड़ा तो ठीक है, तोड़ते जाइए। 2 नहीं 18, 900। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4500 450 आएगा। फिर 450 को 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 75 आएगा। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 25 आएगा। नहीं 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 नहीं, 3 से तोड़ेंगे, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 75 आएगा। 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक। फिर 5 से और फिर 5 से टूटा, तो कुल मिला के टूटा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। यहां तक समझ गए। गुणनखंड के पूछ रहा है तो बस जो पावर दी गई है उसकी अगली संख्या नोट कर लीजिए। ये 2 की जगह 3 लिख दीजिए, 3 लीजिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45। आंसर हो गया ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन जो है रोमन संख्या से आता है। हम सभी को रोमन वैल्यूज जो है 1 से 10 तक तो अच्छे से याद है, ठीक है भाई। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को लिखते हैं डबल डंडी, 3 को लिखते हैं 3 बार डंडी, 4 को लिखते हैं आई और वी, 5 को लिखते हैं वी, ठीक है। तो देखिए 5 को वी लिखते हैं और 4 को आई। जस्ट 5 4 जो 4 वैल्यू है इसको निकाला है 5 - 1, तो 5 1 है और 1 घटाया है तो 1 की वैल्यू आई थी, है ना, तो उसको आई वी हो गया ऐसे, ठीक है। फिर 6 की 5 के आगे 1, 7 5 के आगे 2, 8 5 के आगे 3, ठीक है। 9 और 10, 10 की वैल्यू है x 10 और 9 की वैल्यू है x, और इससे पहले मतलब 10, ये 10, x को 10 लिख लिया और 1 घटा दिया तो 9 हो गया। यहां तक तो नोट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको समझना, इसको समझ लेना अच्छे से। 50 को हम लिखेंगे L, लिख लो, फिर से कहूंगा 100 को लिख लो C। अब आंसर निकालना सीख लो। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या मानना, 43 है। अब 43 कैसे होगा, मतलब ये है 40 और ये 3। अब भैया हमको तो 40 की संख्या तो पता ही नहीं है भाई, 40 को तो नहीं पता है। तो 40 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, 50 माइनस 10। 50 की संख्या है L और 10 की संख्या है X। जब घटाएंगे तो उससे पहले वही वाली संख्या को हम आगे लिख देंगे, तो XL हो गया। देखिए कहां पे XL आ रहा है, यहां पे आ रहा है। और तो 40 का वैल्यू जो निकल आई XL है, और 3 को 3 डंडे से कर दिया, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक। रोमन संख्या में 220 को प्रदर्शित करते हैं, तो रोमन संख्या में 220 को क्या किस रूप में प्रदर्शित, अब 220, तो देखिए 220 को हम तोड़ देते हैं 100। मैंने कहा था 100 की वैल्यू होती C, तो 100 है 100 और 10 और 10। 100 की हो C, इसकी भी C, 10 को है X और इसको X, C X X, आंसर हो गया ऑप्शन C, ठीक है। अब आप कमेंट कीजिएगा कि 120 का जो है, ठीक है, 120 का जो है रोमन अंक कितना होगा, ठीक है। चलिए, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो भैया रोल प्ले जो है बच्चों में विचारों का बहिर्वेशन होता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। गणितीय अधिगम सामग्री जो है वो सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, बिल्कुल हाँ। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल सही। तो आंसर हो गया बी और डी, ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी, तो खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि क्या होगी, तो अगर
इसका सही आंसर होगा तो क्रिया विधि, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होती है? तो देखिए, ये जो मैथ्स की जो बुक्स होती हैं, ये जो है संश्लेषण जो है आधारित होती हैं, ठीक है। तो इसमें संश्लेषण मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है सिंथेसिस से जुड़ी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिल करके जो है मैथ्स होता है, तो इसलिए संश्लेषण इसका दिया गया है आंसर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या का नाम पूछ रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और सबसे छोटी 4 अंक वाली छोटी संख्या क्या होगी, इसको आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और कोई टॉपिक आपका नहीं कंप्लीट है तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको दे दूँगा।